बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मुस्तगफिर एतजाज़। आज हम फर्स्ट ईयर की एक पोइम ओज़िमेंडियस पढ़ेंगे और हमारा ये लेक्चर बेसिकली एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा और पर्टिकुलरली हम फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद को फोकस करते हुए इस लेक्चर को समझने की कोशिश करेंगे और इसके अंदर से वो तमाम चीज़ें जो फेडरल बोर्ड में आ सकती हैं हम उनको ज़ेर बहस लाएंगे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओज़िमेंडियस। सबसे पहले तो हम इस पोएम के टाइटल के ऊपर बात करते हैं। ओज़िमेंडियस। ओज़िमेंडियस वर्ड जो है ना, इसका जो ओरिजिन है वो ग्रीक है, ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीस यानी। तो वैसे ओज़िमेंडियस जो है वो रेफ़र करता है एक इजिप्शियन किंग रामेसेस सेकंड को। रामेसेस सेकंड जो है दरअसल इजिप्ट की हिस्ट्री में जो फ़ाराओज़ आए हैं उन्हीं में से एक फ़ाराओ था। ख़ास तौर पर जब हम रामेसेस सेकंड की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि ये रामेसेस सेकंड जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा अथॉरिटेटिव और सबसे ज़्यादा टायरेंट और सबसे ज़्यादा एरोगेंट किंग था। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि ये वही फ़ाराओ था जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में था और जिसने खुदाई का दावा किया एंड ऑल दैट। और कुछ लोग कहते हैं कि इसका दौर जो है हज़रत मूसा के कुछ बाद का दौर है, यानी हज़रत मूसा का अगर 1200 BC है तो इसका 1300 BC यानी कुछ आगे पीछे इनका जो है वो फ़र्क है इनके अदवार का। एनीवेज़, अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, ज़ाहिर है जब वक्त गुज़रता है तो फैक्ट्स थोड़ा बहुत चेंज भी होते हैं, बातें आगे पीछे होती हैं। वी डोंट नो एग्जैक्ट टाइम पीरियड ऑफ रामेसेस सेकंड, बट लोग कहते हैं कि 1300 BC कुछ इस तरह का इसका टाइम था इजिप्ट में। तो इस किंग का हिस्टोरिकली यूरोप के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका ताल्लुक़ है ये मिडल ईस्ट के साथ कुछ जो इलाका है और जो अफ्रीका के साथ कुछ इलाका है उसके साथ जो है वो इसका ताल्लुक़ है। तो इजिप्शियन किंग रामेसेस को आप यूँ कह सकते हैं इन शॉर्ट के ट्रांसलेट करके ओज़िमेंडियस का नाम दे दिया गया। तो पीबी शैले क्योंकि ख़ुद ज़ाहिर है इंग्लिश कल्चर से बिलोंग करता था तो उसने इस पोएम का नाम रामेसेस सेकंड की बजाय ओज़िमेंडियस ही रखा। तो ये पोएम जो है बेसिकली उसी किंग के एक समझ लें कि कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब अगर नोटिस करें कि इस पोएम को पोइट ने 2 स्टैंजाज में डिवाइड किया है। पहला स्टैंजा उसकी टोटल 8 नंबर ऑफ वर्सेस हैं जिसको हम ऑक्टेव कहेंगे, और दूसरा स्टैंजा 6 नंबर ऑफ वर्सेस पर मुश्तमिल है जिसको हम सेस्टेट कहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वर्सेस इसकी 14 हैं जिसको हम सोनेट कहते हैं। इंग्लिश लिटरेचर में जिस पोएम की वर्सेस की तादाद 14 हो उसको हम सोनेट का नाम देते हैं। तो शुरू करते हैं, ऑक्टेव की पहली वर्स से स्टार्ट करते हैं। I met a traveler from an antique land। इस पोएम के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करें तो टोटल हमें 4 कैरेक्टर्स नज़र आएंगे। पहला एक कैरेक्टर जो है वो ट्रैवलर है, दूसरा नैरेटर है जो मोस्ट प्रोबेबली ख़ुद पीबी शैले ही है, तीसरा कैरेक्टर एक स्कल्प्टर है, एक आर्टिस्ट है जो स्टैचूज़ वगैरह बनाता है, और फोर्थ कैरेक्टर स्टैचू है। तो बाय एंड लार्ज ये पोएम जो है इन 4 कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है, इनके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। तो जो पोएम की ओपनिंग है, जो इसकी फर्स्ट वर्स है, वो नैरेटर यानी पीबी शैले कहता है कि वो एक ट्रैवलर से मिला और उस ट्रैवलर ने जो उसको बताया वो फिर आगे इसको नैरेट करना शुरू कर देता है। तो वो स्टार्ट कुछ इस तरह करता है कि आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। नो, एंटीक लैंड, एंटीक वर्ड जो है बेसिकली एक एंशंट, पुराना, ओल्ड को जाहिर करता है। लेकिन याद रखें कि एंटीक सिर्फ ओल्ड या एंशंट नहीं होता। एंटीक ओल्ड प्लस एक ऐसी चीज़ जो बहुत वैल्यूएबल हो, जो बहुत कीमती हो। तो ये एंटीक जो है यहाँ पर दरअसल इजिप्ट को रेफ़र कर रहा है।
इजिप्ट कई हवाले से एक मिस्टीरियस कंट्री रहा है। आप उसके पिरामिड्स देख लें, आप उसकी हिस्ट्री पढ़ लें, मुख्तलिफ फ़राओस का दौर पढ़ लें, तो आपको उसमें एक डिफरेंट टच नज़र आता है इजिप्ट की हिस्ट्री में। तो इसलिए शायद पोइट ने उसको एंटीक लैंड कहा है और उसने उसका नाम नहीं लिखा यहाँ पे। तो पोइट्स हजरात जो होते हैं वो डायरेक्ट बात करने की बजाय थोड़ा सा इनडायरेक्ट स्टाइल अपनाते हैं, थोड़ा सा डेविएशन करते हैं ना नॉर्मल रूल से, नॉर्मल नॉर्म से, ताकि बात को ज़रा इम्बैलिश करके ब्यूटीफाई करके पेश कर सकें। सो उसने यहाँ पर एंटीक लैंड कहा है इजिप्ट को। सो वो कहता है कि मैं एक ऐसे ट्रैवलर से मिला जो किसी इजिप्ट के किसी इलाके से आया था। हु सेड, उसने आके क्या कहा, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन। वो कहता है, जस्ट अ मिनट, ये हु सेड के बाद देखिए ये एक लाइन सी लगी हुई है। इंग्लिश लैंग्वेज में पंक्चुएशन मार्कर्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक पंक्चुएशन मार्कर है एम डैश, EMDASH। दरअसल डैश की कुछ टाइप्स हैं जिसमें एक टाइम हम एम डैश के नाम से जानते हैं। एम डैश जो होती है ना, दरअसल ये कॉमा की रिप्लेसमेंट है। कॉमा ये है कि फॉर्मल एक पंक्चुएशन मार्कर है और ये थोड़ा इनफॉर्मल है। बाकी वो भी पॉज को शो करता है, ये भी पॉज को शो करता है, जहाँ पोएट थोड़ा सा वक्फा लेता है। देखिए ना, जब हम बात करते हैं एक दूसरे से तो बात करने में तो जाहिर है कि वो चीज़ हम ठहर जाते हैं, प्रैक्टिकली कुछ देर ठहर के फिर बात स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब वो चीज़ को लिखी जाती है तो उन पॉजेस को, एक्सेंट को, उस लहजे को रिप्रेजेंट करने के लिए पंक्चुएशन मार्कर्स का सहारा लिया जाता है। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। हु सेड, हु किसको रेफर कर रहा है, ट्रैवलर को। उसने क्या कहा, पीबी शैले को उसने कहा कि टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन, वास्ट, ह्यूज एंड ट्रंकलेस। ट्रंक बेसिकली जो बॉडी का मेन पार्ट होता है, जिसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में टॉर्सो कहते हैं, बॉडी पार्ट को, मेन को, उसको कहते हैं ट्रंक। लेकिन ट्रंकलेस, विदाउट मेन पार्ट ऑफ बॉडी, लेग्स ऑफ स्टोन। तो लेग्स थी जो कि स्टोन की बनी हुई थी। क्या था उनको, स्टैंड इन द डेजर्ट। वो डेजर्ट के बीचों बीच जो है वो खड़ी हुई थी, स्टैंड थी। डेजर्ट के बाद देखिए 3 डॉट्स हैं, ये भी पंक्चुएशन मार्कर्स में आते हैं। इनको हम एलिप्सिस कहते हैं, एलिप्सिस। तो ये किस चीज़ को शो करते हैं, ये शो करते हैं कि जब पोएट या ऑथर कुछ सोच में पड़ जाए और वो बात करते करते बात इनकम्प्लीट छोड़ दे और नई बात शुरू कर दे, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो नया और वो पुरानी बात को उधर ही छोड़ करके एक बात जो है वो आगे नहीं स्टार्ट कर रहा है। स्टैंड इन द डेजर्ट नियर देम ऑन द सैंड, वो आगे अपनी बात को कंटिन्यू कर रहा है। नियर देम ऑन द सैंड हाफ संक अ शैटर्ड विसेज लाइज। तो उनके करीब, यानी किन के करीब, उन लेग्स के करीब, ऑन द सैंड यानी वो डेजर्ट है चूँकि, हाफ संक अ शैटर्ड विसेज। विसेज किसको कहते हैं, फेस को। तो शैटर्ड मतलब कोई तरतीब से नहीं पड़ा हुआ था, बस ऐसे जैसे कोई चीज़ बिखरी पड़ी है, रैंडमली पड़ी हुई है बस। विसेज, फेस, लाइज। यानी अब हमारे सामने जो पिक्चर आई, अगर आप अपनी बुक देखें, उसका 120 पेज देखें तो उस पर एक पिक्चर बनी भी हुई है कि लेग्स खड़ी हुई हैं, साथ एक फेस पड़ा हुआ है, बस एक सहरा है, डेजर्ट है, उसके बीचों बीच वो पड़ा हुआ है। हाफ संक अ शैटर्ड विसेज लाइज। तो यहाँ तक थोड़ा सा इसका हम लिंग्विस्टिक एनालिसिस भी करते हैं। देखिए, हम ये जो पोइम तैयार कर रहे हैं, हमारा मकसद बेसिकली फेडरल बोर्ड की एग्ज़ाम की चूँकि तैयारी है, तो मेरा भी जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये इस पोइम को पढ़ाने का, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फेडरल बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स को मैं उनसे मुखातिब हूँ बेसिकली और प्राइमरीली। देखिए, आपको पेपर में जो सवाल आएगा पोइट्री को लेकर,
वो तकरीबन कोई 15 नंबर के क्वेश्चंस आपको आएंगे। एक तो ज़ाहिर है आपको 6 मार्क्स का जो है वो एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा जिसमें आपने राइटिंग लिखना होगा। थीमेटिक क्वेश्चन हम उसको कह सकते हैं, थीम आ सकता है या थीमेटिक क्वेश्चन कोई आ सकता है 6 नंबर का। उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, चॉइस होगी। दूसरा क्वेश्चन जो है जिसमें कोई चॉइस नहीं है, उसमें वो आपको एक स्टैंजा दिया जाएगा। उस स्टैंजा के एंड पे 3 क्वेश्चंस होंगे और वो 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा और उसमें कोई चॉइस भी नहीं है। उन क्वेश्चंस में आपसे वो ये भी पूछ सकता है एक स्टैंजा देकर कि बताएं इस स्टैंजा के अंदर जो है कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है। सो इस लिहाज से आपको इस पोएम की तमाम लिटरेरी डिवाइसेस का इल्म होना चाहिए। फिर वो उसके स्ट्रक्चर पे बात कर सकता है, वो आपसे पूछ सकता है इसका राइमिंग स्कीम क्या है, इसकी बताइए, इसकी टोन क्या है, पूछ सकता है आपसे, बता सकते, कह सकता है आपसे बताएं कि कोई एक वर्ड उठा लेगा उस स्टैंजा में से, कहेगा कि बताएं इस वर्ड से मिलते जुलते राइमिंग वर्ड्स बताइए। तो ये सारी बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ ये मैं पास्ट पेपर्स की एक एक्सपीरियंस की बेस पे, जो पहले कुछ सालों में स्टूडेंट्स को आता रहा है उसकी बेस पे कर रहा हूँ। सो इन सारी चीज़ों को हमें कवर करना होगा। तो हम बेसिकली इस लेक्चर में ख़्याल रखेंगे कि वो बात ज़्यादा करें जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। ऑलराइट, ओके। सो देखें, इसमें एक तो आप नोटिस करिए कि दूसरी वर्ड्स के एंड पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। तो अगर आप नोटिस करें कि किसी भी स्टैंजा के किसी वर्ड्स के एंड पे पंक्चुएशन मार्क ना हो, और दरअसल उसमें होता ये है कि पोएट जल्दी से दूसरी वर्ड्स में जाना चाहता है ताकि अपनी बात को कंप्लीट कर सके, इसको हम कहते हैं रन ऑन लाइन। इसको हम इंजैममेंट भी कह सकते हैं, ENJAMBMENT, इंजैममेंट, रन ऑन लाइन। ये आप कहीं भी देख सकते हैं। इसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए और आइडिया आपका बड़ा जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इसको लेकर। नंबर 1, एलिप्सिस की मैंने ऑलरेडी बात कर ली, एम डैश की मैंने ऑलरेडी आपको जो है वो बात बता दी, सिनोनिम्स भी हमने शेयर कर लिए। ये मेन बातें हैं और थीमेटिक साइड हम कर रहे हैं साथ साथ। नियर दैम ऑन द सैंड हाफ संक अ शैटर्ड विजेज लाइज हुज फ्रॉम। देखें, हुज फ्राउन, फ्राउन एंग्री एक्सप्रेशंस होते हैं, फेस पर मौजूद एंग्री एक्सप्रेशंस को हम फ्राउन कह सकते हैं। अब दरअसल पोएट करने क्या चाह रहा है, पोएट इस पूरे ऑक्टेव के अंदर विजुअल इमेजरी को बड़े ही स्ट्रॉन्ग अंदाज में आप तक पहुंचा रहा है। इस स्टैंजा में, इस ऑक्टेव में विजुअल इमेजरी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। देखें, अगर आप एक मूवी देखें ना, या कोई ड्रामा देखें, कोई भी विजुअल्स देखें आप टेलीविज़न के ऊपर, तो डायरेक्टर का काम बड़ा आसान होता है। उसने क्या करना होता है, उसने कैमरे की मदद से आपको हर चीज़ दिखा देनी है। लेकिन एक ऑथर या पोएट जो है उसके पास कैमरे की सहूलत नहीं है। वो आपको जब भी कोई चीज़ दिखाएगा तो वो वर्ड्स का सहारा लेगा। वो ऐसे वर्ड्स यूज़ करेगा कि जिसको जब कोई रीडर पढ़ेगा तो वो चीज़ें वो इमेजिन करके जो पोएट आपको दिखाना चाहता है वो आप इमेजिन करेंगे, अपने माइंड में लाएंगे। इसको हम इमेज से, हम फिर इसको इमेजरी बोलते हैं। इमेजरी आपको पता है कि जितनी हमारी सेंसेस हैं उतनी टाइप की इमेजरी होती है, लेकिन इस स्टैंजा में विजुअल इमेजरी की बात हो रही है। तो विजुअल इमेजरी पे क्वेश्चन भी आता है, किसी भी इमेजरी पे आ सकता है, ख़ास तौर पर विजुअल और ऑडिटरी इमेजरी। ये दोनों जो हैं वो एफएससी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको समझना होगी। तो देखिए ना, अगर आप गौर करें, क्या कह रहा है, नियर दैम ऑन सैंड। सैंड वो इमेजिन करवा रहा है आपको, हाफ संक शैटर्ड विजेज लाइज। अब वो क्या कर रहा है, पहले वो जनरल इमेजरी बता रहा है, अब उस जनरल इमेजरी के अंदर वो मज़ीद प्रिसाइज हो रहा है। अब वो जो उसने विजेज की बात की है, फेस की बात की है, अब यहाँ तक वो प्रिसाइज हो रहा है कि उस विजेज, उस फेस की एक्सप्रेशन कैसे थे। कहते हैं हुज फ्रॉम, मीन कि उसके फेस पर एंग्री एक्सप्रेशंस थे। राइट, एंड रिंकल लिप, रिंकल इज एन ईजी वर्ड, रिंकल होते हैं। तो अब लेकिन जो उसके लिप्स के ऊपर जो रिंकल्स हैं वो अगेन उसकी एरोगेंस को शो कर रहे हैं। ये कोई बुढ़ापे के रिंकल नहीं है, उसके गुस्से को, उसकी एरोगेंस को शो कर रहे हैं। एंड रिंकल लिप एंड स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड,
फिर वो मज़ीद कंटिन्यू रखता है उसके फेस के एक्सप्रेशन को बताने में और कहता है कि स्नीयर, मॉकिंग स्माइल जो होती है ना, मॉकिंग, दूसरों का मजाक उड़ाने वाली, उसको हम स्नीयर कहते हैं। ऑफ कोल्ड कमांड, कोल्ड कमांड एक्सप्रेशनलेस फेस को जाहिर कर रहे हैं कि उसके चेहरे पे कोई इमोशंस नहीं थे। कोल्ड कमांड, बस एक यानी समझ लें कि एक अथॉरिटी, क्रूएलिटी। क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि रामेसेस जो है ये एक ऐसा किंग था जिसको टायरेंट किंग के नाम से याद किया जाता है। टायरेंट किंग था ये, कोई आइडियल पर्सनालिटी नहीं है ये। तो उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस हैं वो कोई बहुत ज़्यादा कोई अट्रैक्टिव नहीं है, वो बड़े मतलब जो है वो एरोगेंट एक्सप्रेशंस हैं। स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड, राइट। फिर आगे क्या कहता है, अच्छा यहाँ तक आप एक और चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पे एलिट्रेशन आ रही है। कोल्ड कमांड, क साउंड इज़ बीइंग रिपीटेड हेयर। एलिट्रेशन में आपको बताता चलूँ कि जब किसी वर्ड के शुरू में कुछ साउंड हो और साथ ही उसके एक और वर्ड भी हो, उसके शुरू में भी एक साउंड हो और वो दोनों मैच कर जाएं, उनका शुरू में होना ज़रूरी है। क, नॉट अल्फ़ाबेट साउंड्स, और वो वर्ड्स होने भी करीब करीब चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल पैरेलल साथ साथ हों, एक दो वर्ड छोड़ के भी हो सकते हैं, बट उनका रिदम बन रहा हो आपस में। जैसे कोल्ड कमांड, रिदम बन रहा है ना, कोल्ड कमांड, तो इसको हम कहते हैं एलिट्रेशन, राइट। अच्छा, तो अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि उसके चेहरे पर इमोशंस नहीं थे, उसके लिप्स पर एक मॉकिंग स्माइल थी, एक एरोगेंस जैसे तासुरात थे और गुस्सा था, फ्राउन था, सारी विजुअल इमेजरी। अब आगे वो उसको कंटिन्यू करता है, कहता है टेल दैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशंस रेड। कहते हैं कि यूं लगता है कि जिस शख्स ने ये स्टैचू बनाया था, यानी स्कल्प्टर, वो आर्टिस्ट जिसने ये स्टैचू बनाया था, यूं लगता है कि उसने उन पैशंस को बड़े अच्छे से रीड करके बादशाह के चेहरे से इस स्टैचू के अंदर जो है वो उसने प्रिंट कर दिया, बनाया उसको। वेल दोज पैशंस रेड। अच्छा यहाँ देखें, वेल रेड, इन दोनों के बीच में एक साउंड है, वॉल साउंड है, ए वेल, जो व और ल को मैच कर रहा है। व और ल किससे मैच हो रहे हैं, ए साउंड से, वेल। इसी तरह रेड भी उसी साउंड से मैच कर रहा है, र ड, रेड, वॉल साउंड्स। इन वॉल साउंड्स को जब हम किसी करीब दो वर्ड्स के बीचों बीच देखते हैं तो हम कहते हैं कि इसका नाम है एसोनेंस, ASSONANCE, एसोनेंस कहते हैं हम उसको, राइट। तो ये जहाँ भी नज़र आए आप इसको एसोनेंस समझेंगे। इसके बाद फिर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है तो हम समझेंगे कि क्या है ये अगेन इंजैममेंट और रन ऑन लाइन। फाइन, ओके। कोल्ड कमांड, tell that its sculptor well those passions red which yet survive stamped on these lifeless things। वो जो लाइफलेस थिंग्स हैं, यानी उसका जो फेस है, उसके चेहरे पर आज भी वो स्टैम्प्ड हैं, आज भी वो बचे पड़े हैं, सरवाइव कर गए हैं। और तो कोई चीज़ सरवाइव नहीं कर सकी, लेकिन ये चीज़ें इन पर्टिकुलर सरवाइव कर गई हैं उसके चेहरे पे। अब क्यों सरवाइव कर गई हैं इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसकी लास्ट वर्स देखिए, द हैंड दैट मॉक देम। ये बड़ी ट्रिकी लाइन है, ट्रिकी वर्स है, द हैंड दैट मॉक देम। ये जो हैंड है ना, हैंड, इसको हम सेनेकडोकी बोलते हैं, सेनेकडोकी, SYNEDOCHE, सेनेकडोकी, जिसको उर्दू में आप मुजाज़े मुरसल पढ़ते हैं, पार्ट एज अ होल, होल एज अ पार्ट। तो यहाँ पे पार्ट होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हैंड्स हैं, किसके हैंड्स हैं ये उस स्कल्प्टर के हैंड्स हैं जिसने इस स्टैचू को बनाया होगा। पीबी शैले कहता है कि उस स्कल्प्टर ने खूब मजाक उड़ाया उस किंग का। कैसे मजाक उड़ाया यार,
उसने ऐसे मजाक उड़ाया कि उसने उन तमाम चीज़ों को जो बादशाह की पर्सनालिटी ट्रेट्स थी इस स्टैचू के ऊपर प्रिंट कर दिया। और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली वो आज भी सरवाइव किए पड़ा है। इतना अरसा गुजरने के बाद, इतनी सदियां गुजरने के बाद आज भी सेफ हुआ पड़ा है। और मॉक्ड कैसे? तो आज ये बादशाह का एक मजाक ही तो बन गया। वो बादशाह जो किसी वक्त जिसके चेहरे पर जो है वो फ्राउन, जिसके लिप्स रिंकल्ड, जिसके चेहरे पर कोल्ड कमांड, अथॉरिटी, दूसरों का मजाक उड़ाने वाली स्माइल, अथॉरिटी, पावर, कमांड, आज ये हाल है कि उसका स्टैचू भी पूरा नहीं पड़ा हुआ। उसकी भी 2 लेग्स हैं और एक फेस है, और वो सहरा के बीचों बीच पड़ा हुआ है और कोई पूछने वाला नहीं है। तो ऐसे मजाक बना दिया उस स्कल्प्टर ने उस बादशाह का। कहता है द हैंड दैट मॉक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेड। हार्ट किसका है? हार्ट बादशाह का है, किंग का है, ओजिमेंडियस का है, रामेसिस का है, ये भी सेनेक्डोकी है। दैट फेड यानी वो बादशाह का नाम लेकर तो नहीं कह रहा, लेकिन उसको एक सेनेक्डोकी इस्तेमाल करते हुए कहता है कि वो जो है वो जिसने अपने आप को, अपनी ख्वाहिशात को जो है वो अपने ऊपर हावी कर लिया, वो उसको रेफ़र कर रहा है। तो ये पूरे का पूरा स्टैंजा अगर आप नोटिस करें तो इसकी टोन जो है वो बड़ी सीरियस है। इसको हम कह सकते हैं कि सीरियस टोन है इसकी, जो कि पेपर का एक क्वेश्चन है, सीरियस टोन। हम इस पोएम के अंदर टोन को लेकर 2 चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे। नंबर 1 टोन और नंबर 2 ओवरटोन। ओवरटोन आपकी जो बुक है ना उसका 122 पेज 7 क्वेश्चन, उसमें उसने बात भी की है ओवरटोन के ऊपर। ओवरटोन क्या होती है? ओवरटोन का मतलब होता है इम्प्लाइड टोन। इम्प्लाइड मतलब आपने उसमें से इन्फर करनी होती है, उस पर भी हम बात करेंगे वो क्या है। देखिए टोन जब हम कहते हैं ना तो टोन कई किस्म की हो सकती है। सीरियस टोन भी हो सकती है, हिपोक्रेटिक भी हो सकती है, जॉयफुल भी हो सकती है, मतलब इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं टोन की। तो यहाँ जो टोन है वो हमें बड़ी सीरियस नज़र आ रही है, राइट? ओके, लेट्स मूव टू द सेस्टेट एंड ऑन द पेडिस्टल। पेडिस्टल बेस को कहते हैं, बॉटम को कहते हैं। वो कहते हैं कि उस स्टैचू, उसकी लेग्स के पास जो एक पेडिस्टल थी उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। These words appear. My name is Ozymandias, King of Kings. वो क्या कहता है? वो कहता है कि मेरा नाम ओजिमेंडियस है, मैं किंग ऑफ किंग्स हूँ, बादशाहों का बादशाह हूँ, जिसको उर्दू में हम शहंशाह कहते हैं। अब ये टोन जो है ये बहुत जो है वो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि एक पहली वर्ड्स कर तो बड़ी एक एरोगेंट लग रही है। लुक एट सेकंड टोन, लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पेयर। वो कहता है मेरे काम, मेरी अचीवमेंट्स देखो, मैंने क्या क्या अचीव कर लिया, मैंने दुनिया के अंदर क्या क्या कर लिया। ये कहते हैं यू को, ये क्लासिकल इंग्लिश का वर्ड है ये, यू माइटी। वो बादशाहों को मुखातिब करके कह रहा है कि यू तुम लोग बड़े ताकतवर हो, माइटी हो, एंड डिस्पेयर, लेकिन मेरे आगे क्या हो? मेरे आगे डिस्पेयर हो। वाई? बिकॉज आई एम किंग ऑफ किंग्स। तो तुम मेरे आगे तो कुछ भी नहीं हो। अच्छा, अपरेंटली यूं लग रहा है कि ये टोन बड़ी एरोगेंट है, बट एज मैटर ऑफ फैक्ट दिस टोन इज आयरॉनिकल, जिसको मैं ओवर टोन कह रहा हूँ। वो क्या है? वो आयरॉनिकल है। क्यों? लुक ऑन माई वर्क्स। भाई किधर है तुम्हारे वर्क? कहाँ है तुम्हारा वर्क? कहाँ से देख? ये स्टैचू है तुम्हारा वर्क? तुम जिन अचीवमेंट्स की बातें किया करते थे, दावे किया करते थे, वो कहाँ है भाई? लुक ऑन माई वर्क्स। देख लिया तुम्हें, तुम्हारी हालत भी देख ली। वो कहते हैं ना, न गोरे सिकंदर न कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। तो आज तुम्हारी ये हालत है जो हम देख रहे हैं। लुक ऑन माई वर्क्स, आयरॉनिकल टोन, यू माइटी एंड डिस्पेयर। किधर है तुम्हारी ताकत?
किधर है वो लोग जो तुम्हारे आगे डिसअपॉइंट हुआ करते थे? आज तो लोग तुम्हें देखकर इबरत पकड़ रहे हैं। इसलिए इसको हम कह सकते हैं आयरनी है इसमें। फिर वो पीबी शाले इस सारे को कंक्लूड कैसे करता है? वो कहता है नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड द डिके। वो कहता है कि कुछ भी साथ नहीं रहता, सब ख़त्म हो जाता है। यही हकीकत है, यही ट्रूथ है, एंड सच अ पावरफुल ट्रूथ इट इज़। आप देखें ना, आप अपने इस एनवायरनमेंट, अपने स्टेट को देखें, चलें दूर क्या जाना, कितने फेस ऐसे थे जो कभी बड़े पावरफुल हुआ करते थे, जिनका बड़ा नाम हुआ करता था। क्या पावर उनके पास हमेशा रही या वक्त ने उनसे वो चीज़ें छीन ली? हकीकत तो ये है कि कभी भी इंसान के साथ उरूज नहीं रहता। ऐसा है कि नहीं? सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा, एंड इट इज़ ट्रू। तो ये ओज़िमेंडियस तो एक नाम है ना, ऐसे सैकड़ों नेम होंगे, हज़ारों नेम होंगे जो अपने उरूज के अंदर समझते होंगे कि हमें कभी ज़वाल आना ही नहीं है। लेकिन हकीकत बहरहाल हकीकत है, उसे कोई बदल नहीं सकता। नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड द डिके ऑफ द कोलोसल रैक। कोलोसल रैक कहते हैं, कोलोसल कहते हैं मैसिव को, मैसिव बड़ा, रैक something destroyed, boundless and bare, again alliteration, boundless and bare। मतलब देखिए ना, boundless and bare किस चीज़ को जाहिर कर रहा है? वो बादशाह, वो किंग जो कभी अपने गार्ड्स के, अपने मुहाफ़िज़ों के, अपने मुलाज़मों के हिसार में हुआ करता होगा, उनकी हिफाजत में हुआ करता होगा, कहीं वो अकेला जाना पसंद नहीं करता होगा। ज़ाहिर है इतनी बड़ी आर्मी का मालिक, वो तो कमांड और अथॉरिटी का एक सिंबल है ना। बट आज कैसे पड़ा हुआ, उसका स्टैचू कैसे पड़ा हुआ? बाउंडलेस एंड बेयर, एलिट्रेशन भी है इसमें, अनबाउंडेड और बेयर अनफोल्डेड पड़ा हुआ है बस। द लॉन एंड लेवल, अगेन एलिट्रेशन, लॉन एंड लेवल, लॉन एंड लेवल। लेवल देखें, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अय्यास, ये वो वाली बात है कि अब तो बराबर हो गए ना सब। उसकी जो एक, उसका जो प्राउड था, उसकी जो एरोगेंस थी, सब बराबर हो गई। लॉन एंड लेवल, और तन्हा है वो, कोई नहीं उसके साथ। सैंड्स स्ट्रेच फॉर अवे, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, सिर्फ है तो इबरत। ये वो वाली बात है। तो ओवरऑल इस पोइम जो है, उसका थीम क्या है? इसका थीम ये है कि पावर जो होती है ना, जो ताकत होती है, और जो उरूज होता है, वो कभी भी इंसान के साथ हमेशा नहीं रहता। हर उरूज जो है वो अपना ज़वाल ज़रूर देखता है। ये इस पोइम का मेन जो है वो कंसर्न है, मेन इसका थीम है। एज़ फार एज इट्स राइमिंग स्कीम इज़ कंसर्न, वो मैं आपको समझाता हूँ। आप पहले स्टैंज़ा पे वापस आइए। देखें, राइमिंग स्कीम निकालने का तरीक़ा भी मैं आपको बताता हूँ। राइमिंग स्कीम निकालने का तरीका ये होता है कि आपने हर वर्ड्स का आखिरी वर्ड देखना होता है, और उस आखिरी वर्ड का आखिरी साउंड देखना होता है। जैसे देखें लैंड, इसका आखिरी साउंड एक है हंट, उसको हम अपना फ़र्ज़ी नाम दे देंगे ए का, क्योंकि पहला साउंड है, हमेशा ए से स्टार्ट करते हैं। दूसरी वर्ड्स का आखिरी वर्ड देखें स्टोन, उसको हम एक फ़र्ज़ी नाम बी का दे देंगे। इसलिए बी का दे देंगे कि पिछले का नाम लैंड था, वो इसके साथ मैच नहीं कर रहा। लैंड और स्टोन अलग अलग साउंड्स हैं ना, तो उसको ए का नाम दे दिया, इसको बी का नाम दे दिया। फिर सैंड, सैंड और लैंड आखिरी साउंड देंगे, सैंड लैंड, इंट मैच कर रहा है, तो जो नाम आपने लैंड को दिया था वही आपने सैंड को दे देना है। फिर इसी तरह आगे देखें, स्टोन और फ्रोन मैच कर रहे हैं, ब राइट, तो ये मैच कर गया। फिर इसको भी हमने बी का नाम दे दिया। फिर कमांड, हंट किसके साथ मैच कर रहा है? सैंड वाले के साथ, तो इसको भी हमने वापस ए का नाम दे दिया। फिर आगे रेड, रेड एक नया साउंड है, पीछे नहीं आया, तो इसको साउंड को हम अल्फ़ाबेट भी नया दे देंगे। क्या बोला?
रेड। फिर देखें थिंग्स, थिंग्स भी एक नया साउंड है, इसको हम नाम दे देंगे डी का, यानी हर नए साउंड को हम नया अल्फ़ाबेट देते जाएंगे। फैड, फैड और रेड, रेड को हमने क्या नाम दिया था, सी का, तो इसको भी क्या देंगे, सी का। इस तरह से इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए बी ए सी डी सी। तो पेपर में राइमिंग स्कीम भी पूछी जाती है, जो भी स्टैंजा दिया जाएगा आपको उसकी राइमिंग स्कीम दी जाएगी, पूछी जाएगी इनफैक्ट। तो आगे देखें नेक्स्ट वर्ड्स के आखिरी वर्ड्स को ऑब्जर्व करें। अपीयर, अपीयर जैसा पीछे कोई साउंड नहीं आया तो ई नाम दे दें इसको। किंग्स, किंग्स पिछले वर्ड्स में देखें, पिछले स्टैंजा में देखें थिंग्स, तो थिंग्स को आपने क्या दिया था, डी का, इसको भी आपको वापस डी देना होगा। डिस्पेयर, डिस्पेयर और अपीयर, ई और ई। फिर डीके, डीके जो है उसको आप नया नाम देंगे एफ का। बेयर, बेयर और अपीयर मैच कर रहा है तो ई नाम दे देंगे क्योंकि आपने अपीयर को ई दिया था। फिर इसी तरह अवे, अवे और किसके साथ मैच कर रहा है, डीके के साथ, तो एफ एफ। तो ये तो टोटल जब हम पोएम को देखेंगे पेपर की हद तक ये होता है कि फॉर एग्जांपल हो सकता है कि पहला स्टैंजा ना आए आपको, दूसरा स्टैंजा आ जाए, वो आपसे पूछे बताइए कि इस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम क्या है, तो फिर आपने ए से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। अपीयर, फिर अपीयर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर आगे जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया, फिर आप इस स्टैंजा की अलग से राइमिंग स्कीम निकाल लेंगे ए से स्टार्ट करके, राइट। ए से स्टार्ट करेंगे तो क्या बन जाएगी, अपीयर की ए, किंग्स की बी, डिस्पेयर अपीयर के साथ मैच कर रहा है, फिर ए, ठीक है। फिर डीके, डीके क्या हो जाएगा, फिर सी, फिर बेयर किसके साथ मैच कर रहा होगा, डिस्पेयर के साथ, और अवे। फिर इस तरह से आप इसकी राइमिंग स्कीम अलग से निकाल लेंगे। मैं चूँकि आपको फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ, तो जिस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है उस तरीके से जो है वो हमने इसमें बात की। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपने क्वेश्चन पूछिए। मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में उनको मुकम्मल तौर पर करने की कोशिश करूँगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।